Okay, so good morning and welcome back. So we were discussing about lenses. We will, I think, continue from there. In the meanwhile, I had got one or two messages regarding some errors in the half yearly and all. तो कईयों का शायद ऑब्जेक्टिव को लेके कुछ इश्यूज आया है कि कईयों का शायद ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट आया नहीं है, मिसिंग है. तो अगर मान लो सब्जेक्टिव के साथ भेज चुके हो ऑब्जेक्टिव, इन दैट केस तो ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि फिर मैं ही चेक कर लूंगा इन द सेंस की ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट को निकाल के. बट अगर मान लो सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव के आंसर चॉइसेस नहीं भेजे हो तो इन दैट केस इज अ प्रॉब्लम कि फिर वो कहां से आएगा. है ना. चलो देखता हूँ, लेट मी ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. अभी तो फिलहाल 2-3 जने ने मैसेज किया है मुझे ऐसे कि लाइक इज अ प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्टिव है. तो बाकी लोग भी देख लो एक बार, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना. आई विल गेट इट करेक्टेड और मे बी इफ रिक्वायर्ड मे बी आई हैव टू डू इट माय सेल्फ. वैसे तो इस बार गूगल से करेक्शन हुआ था तो लाइक इट वाज डन ऑनलाइन. आई मीन ऐसा तो दिक्कत होना नहीं चाहिए था, बट समहाउ टेक्नोलॉजी आल्सो हैज लिमिटेशंस. कई बार अपलोडिंग में दिक्कत आया तो कई बार कुछ और दिक्कत आया है ना. सो फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस, मे बी दैट वाज अ लर्निंग वन एंड होपफुली कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे प्रॉब्लम आएगा नहीं. बट हाँ, जो अब डिसाइड किया गया इज दैट from now the CPT will be of the same pattern as it used to be in the school days. मतलब ऑब्जेक्टिव विद सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, फिर इंटीजर टाइप, समझ ना. और साथ में जो रिटर्न वाला पार्ट होता था, 10 मार्क्स का जो रिटर्न होता था ना, 4 क्वेश्चंस, वो भी होगा. सो ऑल दीस थिंग्स विल बी देयर. सो लाइक इट विल बी लाइक अ रूटीन CPT exam as it used to be held when the school was open. I mean, school is still open, but now it has gone into online mode when it was in offline mode. ठीक है. तो उस समय के CPT के पैटर्न के हिसाब से हो. एंड अपलोडिंग विल आल्सो बी सिमिलर. ऑब्जेक्टिव अलग हो जाएगा, सब्जेक्टिव अलग हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव का करेक्शन तो गूगल से हो जाएगा और सब्जेक्टिव के जो 4-5 क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल तरीके से जैसे इस बार हुआ था वैसे ही. ठीक है. और इस बार का जो CPT का सिलेबस है वो है EMI कंप्लीट और AC कंप्लीट. ठीक है ना. सो दैट्स द सिलेबस. Next Thursday is your exam. Morning, sir. ठीक है. In the meanwhile, let me see if there are some queries or whatever. Oh, there are. चलो, first of all, good morning messages. Quite a few. Akshit, Dharya, Ranveer, Aryan, Karthik, Khushi, Manan, Abhik. Abhik Kumar has suddenly observed कि आज बहुत दिन बाद पासवर्ड में एक भी 1 नहीं था. इस बार तो सारा 2 हो. Okay, Akshit has also pointed out the same thing. है ना. Quite unexpected. पासवर्ड में भी कोई ट्रेंड होता है क्या? प्रत्यक्ष, मनन, भावना, गुड मॉर्निंग. जय गोयल से इसकी पहले भी हुआ है, देख रहे हो. जय रिमेम्बर्स. चलो, एक एरर भी है इट सीम्स की क्वेश्चन 4 ऑब्जेक्टिव में अक्षित ने पॉइंट आउट किया. चलो मैं एक बार देख लूंगा. जय गोयल से इसकी कैन यू प्लीज मेक द पेपर अवेलेबल इन क्लासरूम. नहीं, मैंने विद सॉल्यूशंस क्वेश्चन पेपर तो भेजा हुआ है. प्लीज लुक इनटू दैट. ठीक है ना. प्लीज लुक इनटू दैट. शिवम सेज कि अब तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज हो गया, ऑल्दो इट वुड बी स्टिल टेक सम टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन. जय सेज कि गूगल पे मत करो प्लीज. ओह अच्छा. सर नंबरिंग भी करा देना इस बार. हाँ, नंबरिंग, वो नंबर्स नहीं आते ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर है. हाँ वो मालूम है. वो एक्चुअली पता नहीं somehow कैसे स्किप हो गया था. आई डोंट नो. हाँ सर. और वो जैसे मतलब कई बार ऐसे रीलोड करते थे तो वो ऑर्डर चेंज हो जाता था, तो फिर समझ नहीं आता था आंसर शीट में मतलब कौन से ऑर्डर लिखे हैं. हर बार ऑर्डर चेंज हो जाता था. नहीं, इसलिए ना ऑप्शंस लिखने के लिए बोला जाता है. सो दैट कैन अगर ऑप्शन के ऑर्डर में का चेंज भी हो जाए तो एटलीस्ट वो जो ऑप्शन है ना उससे पता चल जाता है. जैसा अगर आंसर में है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज सो एंड सो सेंटीमीटर, तो वो भी अगर साथ में लिख दो तो इन दैट केस बी, तो अगर नंबरिंग चेंज भी हो जाए तो पता चल जाता है. बट एनीवे आई थिंक दैट्स अ वैलिड दिस थिंग. ठीक है ना. जय गोयल से इसकी सिर्फ फिजिक्स का ही सोल्यूशन है. नहीं, मैंने सोल्यूशन भेजा है तो एटलीस्ट
फिजिक्स वाला पार्ट तो ओके है, बाकी एक बार मैथ्स केमिस्ट्री सर से भी एक बार डिस्कस कर लेना, ठीक है ना। अक्षित से इसके सुनने में आया कि 50 सीट्स पर आईआईटी बढ़ गया है। देखो ऐसा है ना, मेरे हिसाब से तो आईआईटी का सीट्स अगर आज डबल भी कर देना तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो है कि इंडिया में थोड़ा सा इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है ना, अभी तो करेंगे नहीं शायद बट अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिव्यम से इसकी वो आइडेंटिकल बब्स वाला क्वेश्चन का आंसर शायद गलत है। ओके, तो एक काम करो ना दिव्यम, क्वेश्चन नंबर बता देना मुझे एज पर द सॉल्यूशन दैट आई हैड सेंड। सर क्वेश्चन नंबर लिखे ही नहीं हुए उसमें। नहीं, जो मैंने सॉल्यूशन भेजा है। ठीक है सर, सॉल्यूशन अपना भेज दूंगा उसके साथ। हाँ तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, कुछ ऐसे मैं एक बार चेक कर लूंगा, नहीं तो मुझे सारा पेपर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है सर। कार्तिक सेज कि देयर इज एन ऐप व्हिच कैन बी यूज्ड टू कंडक्ट द पेपर। एक काम करो कार्तिक उस ऐप का जो है लिंक मुझे भेज दो एक बार, तो लेट मी स्टडी इन द सेंस कि अगर इफ आई एम सेटिस्फाइड देन आई विल पास इट ऑन टू द मैनेजमेंट टू डिसाइड कि व्हाट टू डू एंड नॉट टू, ठीक है। दिव्यम अनदर क्वेश्चन आल्सो ग्राफ वाला, ईएमआई के ग्राफ वाला, ईएमएफ के ग्राफ वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत है। ओके, रोहन सेज कि कैन वी सी और चेक पेपर्स ऑन द गूगल फॉर्म। चेक पेपर्स में देखो ऑब्जेक्टिव तो गूगल से करेक्ट हुआ है, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ देखने का की कोई चीज है। सब्जेक्टिव का देखो ऐसा तो उसमें अवेलेबल नहीं है। मनन has asked कि सीपीटी की ड्यूरेशन क्या 1.5 घंटा होगा, लगभग ऐसे ही होगा। हाँ थोड़ा सा बढ़ेगा, आई एम श्योर बढ़ेगा थोड़ा सा, तो आई डोंट नो कितना बढ़ेगा बट यस बढ़ेगा थोड़ा सा, जो मेरा गेस है, ठीक है ना। चल एनीवे आई थिंक फाइनली लेट्स स्टार्ट, ये सब चीजें तो रिजॉल्व होते रहेंगे भाई। बाकी कार्तिक तुम अपना वो ऐप वाला जो लिंक है वो भेज देना मुझे, then let me have a look, in case if it is okay, I mean if I find it okay then I will pass it on, but ये सब मैनेजमेंट डिसीजंस होता है which take a lot of time, क्योंकि दो स्कूल्स इन्वॉल्वड है, तो सब में यूनिफॉर्मिटी करना पड़ता है, तो देयरफॉर कई बार टाइम ज्यादा लग जाता है। एनीवे लेट्स स्टार्ट। तो लाइक हम लोग ने डिस्कस किया था उस दिन क्या कल ही अबाउट लेंस बीइंग कन्वेक्स एंड कनकेव, तो हमने उसी पे लिमिटेड डिस्कशन किए थे। आज हम लोग वो जो डेरिवेशन स्टार्ट किया था उसको रिवाइंड करते हैं। कल हमने डेरिवेशन किया था 1/u + 1/v = 1/f, ठीक है ना, और उसमें हमने याद करके देखो साइन कन्वेंशन लगाया था, ठीक है। तो मैं आज उसी पॉइंट पे स्टार्ट करना चाहता हूं, इस दैट कि अगर मान लो तुम अलग अलग रीजियन में डिराइव करोगे इक्वेशंस, तो देखना अलग अलग आता है। तो मैं इसीलिए कह रहा था ये काम करो, ये वाला डिराइव कर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन। ये कल कर लिया था क्या, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, हमने शायद बताया था, सिर्फ डिराइव तो नहीं किया होगा। नो चलो ठीक है, तो इसको डिराइव करते हैं। तो लाइक 1 विल बी ऑफ कोर्स, इससे ना एक चीज पता चलेगा तुमको, जैसे एक तो हो गया ऐसे करके, ये फोकस है, ठीक है ना, तो ये पीछे चला गया, और एक हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल रिफ्लेक्शन वगैरह टाइप का है। तो मैं यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला। तो लेट मी क्विकली नेम देम, ए बी सी पी, ये तो वही मानूंगा, डी ई, ठीक है। तो ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी डी ई, है ना। तो ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी ई, ठीक है। तो ये तो यू हो गया और ये हो गया वी, तो यानी ऑब्वियसली ए बी बाई डी ई will be equal to dp by pe। तो अब ab by d क्या हो जाता है ना, ho by hi, and bp by is equal to u by v।
So that's the first equation. ठीक है. अच्छा, दूसरा एक और सिमिलर ढूंढते हैं. दूसरा सिमिलर हो जाएगा ये वाला ट्राइंगल FCP. Triangle FCP is similar to triangle FDE. So therefore, CP by DE will be equal to FP by FE. FP by FE. तो मैं लिखूंगा FP by CP is equal to FE by DE. तो FP क्या है? FP is nothing but focal length. CP क्या है? CP is nothing but the height of the object. Because CP and AB is the same, तो height of the object हो गया. Is equal to FE. FE हो जाएगा F plus V. F plus V by HI. यानी HO by HI is equal to F by F plus V. Yeah. तो ये HO by HI U by V भी है और HO by HI F by F plus V भी है. So therefore I can say U by V is equal to F by F plus V. यानी UF plus UV is equal to FV. ठीक है ना? तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लिख देता हूं as UV is equal to FV minus FU. अब अगर UVF से डिवाइड करो तो 1 by F is equal to 1 by U minus 1 by V. अब देखो फॉर्मूला अलग आ गया. कल देखो याद करके 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by F ही आया था फॉर्मूला डिराइव करने के बाद. अब देखो कुछ और आ गया. ये देखो 1 by F is equal to 1 by U minus 1 by V. समझो ना बात. अब मैं क्या करूंगा, इस पे लगाऊंगा साइन कन्वेंशन. तो अप्लाइंग साइन कन्वेंशन यानी इसके बाद हम लगाएंगे साइन कन्वेंशन. ठीक है ना? इसके बाद अगर मैं लगाता हूं लेट्स से साइन कन्वेंशन तो क्या हो जाएगा ना 1 by F हो जाएगा नेगेटिव, तो यानी 1 by minus F is equal to 1 by minus U minus 1 by V. इसलिए क्योंकि देखो V पॉजिटिव है, देखो U नेगेटिव है, F नेगेटिव है, V पॉजिटिव. इन दिस केस F and U are negative and V is positive. तो therefore ये आ गया. अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा then you will get 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by F. देखो यानी मिरर फॉर्मूला 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by F नहीं है. मिरर फॉर्मूला 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by F तब होगा जब साइन कन्वेंशन लगा दिया जाएगा. अदरवाइज मिरर के अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग फॉर्मूला आता है. याद करके देखो कल हमने लिया था बिटवीन 2 and F ऑब्जेक्ट लिया था शायद, या 2F के बियॉन्ड लिया था, तो उसमें मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट आया. अब डायरेक्ट नहीं आया, साइन कन्वेंशन लगाने के बाद ही आया. Therefore if I ask you is this the right formula for this region, the answer is no, this is not the right formula. तो यानी अब देखो समझो इसमें प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि हम अभी अगर मान लो ऑब्जेक्ट का पोजीशन अननोन है, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन अननोन है तो मुझे पता भी नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज करना. दैट इज द प्रॉब्लम. तो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग टाइप के फॉर्मूला आ जाते हैं. तो एकदम स्टार्टिंग में मतलब मैं 300-400 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ऑप्टिक्स में कैसे होता था पता है कि चलो लेट्स एज्यूम द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F. तो बियॉन्ड 2F के लिए जो रिलेवेंट फॉर्मूला उसको लगाओ और सॉल्व करो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉल्व करके बियॉन्ड 2F आता है तो ही वो एक्सेप्ट सॉल्यूशन एक्सेप्ट होगा. अदरवाइज बोलेंगे अरे ये तो मिसमैच हो गया, छोड़ो. चलो लेट्स एज्यूम द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन दिस एंड दिस. फिर उसके उस रीजन के लिए जो अलग सा फॉर्मूला है वो यूज करो और फिर उसको यूज करके सॉल्व करके आंसर निकालो. अगर उस रीजन के अंदर आंसर आ गया यानी वो फॉर्मूला फिट हो गया और वो आंसर करेक्ट है, और अगर कुछ और रीजन में आंसर आ गया यानी वो भी आंसर गलत हो गया यानी उसको भी नहीं मानेंगे. ऐसे रीजन वाइज चेकिंग करना पड़ता था. मैं एकदम स्टार्ट the brilliance is that after applying sign convention, देखो कल भी यही फॉर्मूला आया था साइन कन्वेंशन लगाने के बाद और आज भी यही फॉर्मूला. Now you might ask a question and that is साइन कन्वेंशन तो लगा दिया, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर से साइन कन्वेंशन लगाते हैं, ये क्या चक्कर है?
द आंसर इज यही तो वजह है कि एक बार साइन कन्वेंशन लगा के ये गलत फॉर्मूला, इस रीजन के लिए ये गलत फॉर्मूला, तो मैं एक्चुअल फॉर्मूला में जाऊंगा कैसे ना, एक बार साइन कन्वेंशन लगा के मैंने इस फॉर्मूला को बदला है, यानी यू कैन से चेंज्ड। अब मैं जब दोबारा साइन कन्वेंशन लगा के वैल्यू पुट करूंगा तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्मूला पे चला जाएगा। और हर रीजन के जब साइन कन्वेंशन फाइनली लगा के तुम फॉर्मूला में, कॉमन फॉर्मूला में पुट करोगे तो हर रीजन के केटरिंग करते हुए जो वैल्यूज बनता है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। दैट इज द लॉजिक व्हाई we have already applied sign convention once, and while solving the question we again apply the sign convention so that ये जो हमने फॉर्मूला को गलत तरीके से मोड़ा है, एक्चुअल फॉर्मूला है ही नहीं, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, इसको मोड़ के ऐसे बनाया, और अब जब साइन कन्वेंशन लगा के वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा ऐसे, या कल वाले फॉर्म में कल वाले रीजन में कल वाले फॉर्म में चला जाए, एंड सो ऑन। तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग साइन कन्वेंशन व्हाइल पुटिंग वैल्यूज, कि हम दो बार साइन कन्वेंशन लगा के हम अपने अपने रीजन के ओरिजिनल फॉर्मूला पे वापस जाते इन अ हिडन मैनर। अदरवाइज तुमको क्या करना पड़ेगा, हर रीजन का अलग अलग फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। दैट ऑफ कोर्स इज नॉट अ वेरी डिलाइटफुल टास्क। ठीक है, चलो कुछ लंबे लंबे मैसेजेस आए, क्या चक्कर है, देखता हूँ जरा फटाफट। ध्रुव दास की ये कभी डिराइव करने को आए तो सारे रीजन्स के अलग से डिराइव करना पड़ेगा क्या? देखो जनरली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि दो डेरिवेशन कर दो बस, बहुत, जैसे एक 2f का कर दिया और एक क्योंकि 2f के बियॉन्ड और f और 2f के बीच में सिमिलर फॉर्मूला आता है, और f और p के बीच में अलग फॉर्मूला आता है, जैसे ये वाला अलग है, ये चक्कर। तो इसलिए सजेस्टेड ये रहता है कि दो रीजन का कर दो बहुत। मनन सेज की ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में तो हम थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करते हैं इमेज की प्रॉपर्टीज, क्या प्रैक्टिकली भी वही ऑब्जर्वेशन मिलती है? आंसर इज यस, अप्रोक्सीमेटली, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। अगर मान लो एपर्चर छोटा होगा तो हमने जो प्रेडिक्शन किया है इसमें हमने क्या गलत लिया है, हमने सिर्फ एक ही इशू कर दिया, दैट इज एंगल सारे छोटे छोटे लिए, ठीक है ना, तो एंगल सारे छोटे छोटे लिए हैं तो उस हिसाब से डेरिवेशन किया, और बस इतना ही हमने वो किया, बट बाकी तो और कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो इसलिए इट वर्क्स आउट प्रीटी फाइन। और जो प्रॉब्लम आता है वो थोड़ा अलग आता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन क्या है ना, देखो ये तुम लोग एक मैथमेटिक्स को यूज कर लेना, आज हो सके तो घर में कर लेना, एंड दैट इज एक पैराबोलिक मिरर ले लो, कुछ भी पैराबोला ले लो, y स्क्वायर 4x ले लो या x स्क्वायर 4ay ले लो, जैसे x स्क्वायर 4ay ले लो, और एक काम करो y इज इक्वल टू h पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये जो y इज इक्वल टू h वाला लाइन है ये कहीं ना कहीं जगह इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, और वहां पे ये नॉर्मल हो गया और इसको रिफ्लेक्ट करा दो, इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करा दो, यानी मेक द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो देखना ये लाइन एक्स एक्सिस को, ये तो एक्स एक्सिस हो जाता है ना, ये लाइन देखना एक्स एक्सिस को एक फिक्स्ड पॉइंट पे कट करेंगे, यानी इट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ एच, यानी अगर एच ये भी लोगे ना, देखना ये यहां से जाएगा, एच अगर ये भी लोगे ना तो देखना ये यहां से जाएगा, एच ये भी लोगे तो देखना वो यहां से जाएगा, यानी जो ट्रू फोकस है, यानी समझो जो ट्रू फोकस होता है वो एक्चुअली पैराबोलिक मिरर में होता है, स्फेरिकल में नहीं होता है, स्फेरिकल में नहीं हो पाता, बट यू माइट से, लेकिन हमने अभी तक तो यही किया कि पैरेलल रेस कहीं पे भी लो फोकस से जाता है ना, देखो वो अप्रोक्सीमेटली जाता है। अगर मान लो, जरा सोचो, अगर मान लो एक छोटा सा सर्कल का पार्ट लेते हो, तो ये सर्कल का पार्ट और इसमें तो कोई ज्यादा अंतर थोड़ी है, यानी जो चीज पैराबोला में काम करता है अप्रोक्सीमेटली इसमें भी काम करेगा, क्योंकि ये वाला चीज जाके मैं यहाँ पे लगभग 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 फिट करा सकता हूँ, तो इसलिए स्फेरिकल मिरर में पैरेलल रेज अगर करोगे ना तो देखना कॉमन पॉइंट से नहीं जाता, कॉमन पॉइंट से एग्जैक्टली मैथमेटिकली इसमें जाता है, एंड दैट इज अ पैराबोलिक मिरर, ये ध्यान रखना, पैराबोलिक मिरर में जाता है इस कॉमन पॉइंट से, तो ये कहानी है, और ये मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, ये आज कर लेना तुम लोग तो जानती हो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, नॉर्मल y इज इक्वल टू h वाले पॉइंट पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे नॉर्मल हो गया,
तो नॉर्मल इज एंगल बाइसेक्टर, तो इसका इक्वेशन तो मालूम है, तो इसका इक्वेशन भी निकल जाएगा। आई थिंक यू ऑलरेडी रेड ऑल दोस थिंग्स, है ना, दो लाइन के एंगल बाइसेक्टर वगैरह कैसे करना होता है। तो इसका इक्वेशन बनाओ, तो इसका इक्वेशन बनाओगे तो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो। एक्स इंटरसेप्ट निकालना आता है, वही बस x by a plus y by b is equal to 1 वाले फॉर्मेट में एक्स इंटरसेप्ट आ जाता है। तो वो एक्स इंटरसेप्ट देखना इंडिपेंडेंट ऑफ h आएगा। यानी ट्रू फोकस सिर्फ पैराबोलिक मिरर में होता है, स्फेरिकल मिरर में नहीं होता। तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है फिर? स्फेरिकल मिरर में ये होता है कि अगर तुम देखोगे तो देखना, ये अगर यहां से जा रहा है, सॉरी, तो ये पता चला थोड़ा यहां से जा रहा है, ये पता चला थोड़ा यहां से जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से हो। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूज्ड फोकस। क्या मैंने तो कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया, डिफ्यूज्ड फोकस, बट यस, आई मीन एग्जैक्ट अगर मैच करने की कोशिश करोगे, देखना एग्जैक्ट मैच करेगा नहीं। तो देखना छोटा सा एक रीजन के अंदर से लाइट सारे निकलते हैं, यानी इट्स नॉट अ शार्प फोकस लाइक अ पैराबोलिक मिरर व्हिच इज मैथमेटिकली अ फोकस एक्चुअली, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें थोड़ा सा स्प्रेड रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूज्ड फोकस, यानी शार्प फोकस नहीं होता। तो इसको हम लोग कहते हैं एज स्फेरिकल एबरेशन। दिस वी कॉल एज स्फेरिकल एबरेशन। एबरेशन मतलब गड़बड़, ठीक है ना। सत्यम अक्षय दर्शन के फोकस पे हिट करेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया फोकस पे हिट करेंगे नहीं, पैराबोलिक मिरर में करेंगे, स्फेरिकल में थोड़ा सा रीजन में करता है। इन द मीनवाइल एक और क्वेश्चन भी है, दैट इज फ्रॉम सत्यम, दैट इज रियल लाइफ में अपर्चर स्मॉल का मतलब क्या बड़ा रेडियस होता है? रियल लाइफ में स्मॉल अपर्चर का मतलब होता है एक तो बड़ा रेडियस और छोटा सा मिरर, मिरर का साइज छोटा, कर्व मिरर जो होगा उस छोटा साइज का होगा। बड़ा साइज करते हैं एंगल्स बड़े होने लगते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। एक और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, ध्रुव सेज की क्या लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होना जरूरी है? समझे नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है ना फोकस पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला में, तो उसके पैरेलल करोगे एक्सिस के, तो एक्सिस के पैरेलल के लिए एक्स एक्सिस जरूरी नहीं है, बट देन वो तो और मुश्किल होगा प्रूव करना। अगर तुम एक जनरल पैराबोला लेते हो ऐसे करके, मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जनरल पैराबोला, इन दैट केस तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस भी कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, फिर उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, फिर उसके एंगल बाइसेक्टर वगैरह ये सब चीजें करके यहाँ पे, वो तो और कठिन हो जाएगा ना फिर। इसलिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बोला, और मैंने बोला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज लेके प्रूव करो मैथमेटिकली। ये तुम लोग कर सकते हो क्योंकि इतना तुम लोगों ने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह कर चुके हो, तो उसमें देखना ये प्रूव हो जाता है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग टू आस्क यू टू प्रूव। Akshay says, but this formula are 100% applicable for parabola, ellipse and circle. Is a form of ellipse with a is equal to b, so it should be perfect for mirror too. No, 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 no. ये जो मैंने बताया ना कि ऐसे करके एग्जैक्टली इससे जाता है, वो सिर्फ पैराबोला में जाता है, एलिप्स में नहीं जाता। एलिप्स में देखना पैरेलल लाइन ड्रॉ करके नॉर्मल वो रिफ्लेक्ट करा दो, तो देखना एक सिंगल पॉइंट से जो है नहीं जाएंगे, ये सिर्फ पैराबोला में ही जाता है। तो दैट्स व्हाई दीस पैराबोलिक मिरर्स आर एग्जैक्ट फोकस मिरर्स। बाकी जो है छोटा अपर्चर लोगे तो इन दैट केस उतने छोटे में तो पता ही नहीं चलता है कि कर्वेचर क्या है, पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला है या सर्कल है। तो इसलिए बाकियों में भी अप्रोक्सीमेटली काम करता है छोटे अपर्चर, नॉट बिग अपर्चर, ठीक है ना। तो छोटे अपर्चर में क्या होगा ना, जो एबरेशन होगा वो कम हो जाएगा, जितना ज्यादा नहीं होगा वो कम हो जाएगा, तो देयरफॉर वी कैन से अप्रोक्सीमेटली काम कर रहा है। चलो कोई बात, चलो एनीवे, सो दैट वाज अबाउट योर कर्व्ड मिरर डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। Now let's move on to curved refraction. कर्व्ड रिफ्रैक्शन में भी दो फॉर्मूला दिया है मैंने, एक तो ऑब्जेक्ट इमेज को लेके दिया है और एक मैंने दिया है मैग्निफिकेशन को लेके, है ना। तो कर्व्ड रिफ्रैक्शन में कैसे करते हैं ना, मैं ये वाला लेता हूं पहले। तो सपोज दिस द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज लेट्स से द नॉर्मल, इन द सेंस ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आर हो जाएगा ऑब्वियसली। तो जो रेडियस होता है वही नॉर्मल होता है, और उसने कैसे, तो अगर मान लो μ1 है और मान लो μ2, now there are two possibilities. One is a real image, actually there are three possibilities. One is that these rays or this ray might bend and become parallel, that is one possibility. तो अगर पैरेलल होगा तब तो चलो इमेज एट इंफिनिटी वगैरह वो सब तो चलो अलग कहानी,
मान लो अगर पैरेलल नहीं हो पाया, थोड़ा कम बेंड किया या उल्टा बेंड करके, ये भी हो सकता है, या हो सकता है ज्यादा बेंड कर जाए, तो वो तो डिपेंड करेगा कि म्यू टू ग्रेटर है, लेसर है, एटसेट्रा। और अगर ग्रेटर भी है तो काफी ग्रेटर है या थोड़ा सा ग्रेटर है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो therefore the possibilities are, one is a real image, let's call it as I, and the other is a virtual image. तो वर्चुअल इमेज के लिए ऐसा हो सकता है कि यूं हो जाए और फिर इसको पीछे से प्रोड्यूस करके यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनाए। अभी फिलहाल मैं रियल इमेज के लिए कर, ठीक है। So this is the image, this is the center of curvature, this is the pole. ऐसे वाले में दो तीन डेरिवेशंस है इसमें। ऐसे वाले में एक कन्वेंशन फॉलो करना, call alpha as the angle of the object, beta as the angle of the image, and gamma as the angle with center of curvature. ये कन्वेंशन फॉलो करना कोई जरूरी नहीं, बट देन इट्स गुड बिकॉज इन एवरी केस वी फॉलो दिस, देन इट बिकम्स इजियर। यानी ये हो गया अल्फा ऑब्जेक्ट है, बीटा हो गया इमेज वाला, चलो भाई ये हो गया बीटा, और गामा एट द सेंटर, ये हो जाएगा गामा। ठीक है, अच्छा ये नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई हो गया I1, और ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल, दैट इज I2। ठीक है, अब मुझे मालूम है एज पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मुझे मालूम है μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin I2। So therefore I can write approximately μ1 I1 is equal to μ2 I2. Why? Because angles are very small. तो sin I1 को I1 लिख सकता हूं, बस ये यानी μ1। अब मैं काम करता हूं, I1 को मैं लिख सकता हूं एज, जरा ध्यान से देखो, ये लाइन बाहर प्रोड्यूस किया तो I1 क्या होगा, अल्फा प्लस गामा। ये एक ट्रायंगल है तो इसका एक्स्ट्रा एंगल I1, यानी अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 इंटू I2। अब I2 क्या होगा, गामा माइनस बीटा, क्योंकि बीटा प्लस I2 इज गामा, तो I2 क्या होगा, गामा माइनस बीटा, यानी हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ठीक है, देख लो अच्छे से, गामा माइनस बीटा। अब पता क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, अल्फा यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इसको एच क्या कह देता हूं, तो अल्फा is approximately tan alpha is equal to h by op, and that is u. Similarly, beta is approximately tan beta is equal to tan beta क्या हो जाएगा, h by ये तो हो गया v इमेज डिस्टेंस, और ये हो गया r, है ना, तो is equal to h by v, and gamma is approximately tan gamma is equal to h by r. All these are because of small angles, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, so therefore you have a situation where μ1 into alpha is h by u, plus gamma is h by r, is equal to μ2 into gamma is h by r, minus beta हो गया h by v। ठीक है, तो यानी h तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा μ1 by u plus μ2 by v is equal to μ2 minus μ1 by r। आ गया, अब एक काम करेंगे, हम अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई साइन कन्वेंशन, I am going to write applying sign convention।
In the meanwhile, Dhruv has also asked a question that is Snell's law कैसे derive होगा? बेटे Snell's law ना अगले चैप्टर में derive होगा. वो वेव ऑप्टिक्स बेस्ड है, तो उसका थोड़ा सा दूसरे टाइप का डेरिवेशन है, तो मैं कराऊंगा ऑब्वियसली. ठीक है. तो अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, तो क्या होगा ना, U नेगेटिव है, V and R पॉजिटिव, तो U is negative and V and R both are positive. Therefore, mu1 by U plus हो गया बस. तो यही फॉर्मूला है हमारे पास, mu2 by V minus mu1 by U is equal to mu2 minus mu1 by R. ये हो गया फॉर्मूला फॉर कर्व रिफ्रैक्शन. बड़ी कौन से टाइप का इमेज? ये हो गया रियल इमेज के लिए. ये हो गया रियल इमेज के लिए. अच्छा, ये एक्सप्रेशन ध्यान से देख लो, ये वाला. अगर साइन कन्वेंशन नहीं लगाओगे तो इन दैट केस अगर रियल इमेज होता है इस तरीके से, तो इन दैट केस ये फॉर्मूला यूज करना, इस तरीके से अगर कर्वेचर होता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब मैं इसी का करूंगा फॉर वर्चुअल इमेज. ठीक है, तो एक काम करता हूं, वर्चुअल इमेज के लिए फिगर दोबारा बना दूं, लेकिन मैं इसी कन्वेंशन को फॉलो करूंगा सो दैट हमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, थोड़ा सा मेहनत रिड्यूस हो. तो ये हो गया ऐसे, तो लेट्स से ये इसका वो है, और सपोज ए फ्रॉम नॉर्मल चला. ये I1, ये I2, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहां बनेगा ना, इमेज यहाँ पे कहीं बनेगा. तो ये U हो गया और ये V हो. एज यूजुअल मैंने एंगल का कन्वेंशन तो वही यूज करूंगा, इसलिए एंगल में कोई चेंज नहीं है पैटर्न में. तो देयरफॉर आई एम गोइंग टू राइट दिस एज अल्फा. ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा मैंने पहले बोला था, और इमेज वाला बीटा, और नॉर्मल वाला गामा. ठीक है, अब एक काम करो, ये तो अभी भी वही रहेगा, mu1 sin I1, क्योंकि इधर का mu1 लिया मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इधर का mu2. तो mu1 sin I1 इज इक्वल mu2 sin I2, तो mu1 I1 इज इक्वल mu2 I2. इस बार I1 अलग होगा, इस बार I1 हो जाएगा, ये लाइन है तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, फिर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा. चलो ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम. और ये I2 अब हो जाएगा बीटा प्लस गामा, क्योंकि इस लाइन को प्रोड्यूस किया मैंने, है ना, या इस लाइन को बैकवर्ड प्रोड्यूस के बाद किया. तो ये जो ट्रायंगल है इसका एक्सट्रा एंगल I2, तो बीटा प्लस गामा, तो इस बार गामा प्लस बीटा. बाकी देखो कोई चेंज नहीं. तो अगर मान लो तुम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करो तो गामा प्लस बीटा होगा, तो ये भी प्लस होगा, तो ये माइनस होगा बस, और कोई चेंज नहीं. अब साइन कन्वेंशन क्या, देखो U और V दोनों नेगेटिव आएगा क्योंकि इस तरफ मेजर हो रहा है, और R पॉजिटिव, यानी इस बार V और U नेगेटिव है और R पॉजिटिव. अच्छा, सबसे पहली बात तो नोट करो, देखो ये फॉर्मूला अलग आया, mu1 by U माइनस mu2 by V है. अब मैं इस पे साइन कन्वेंशन लगाऊंगा, देखो ये डिफरेंस हो जाता है. तो साइन कन्वेंशन लगाऊंगा तो क्या आएगा ना, U नेगेटिव है, ये माइनस आ गया, इसमें माइनस है और V और नेगेटिव भी है, V नेगेटिव है ऊपर से माइनस, यानी अब हो जाएगा ये माइनस ऑफ माइनस 2R. यानी देखो सेम फॉर्मूला, यानी सेम फॉर्मूला ऐसे नहीं आता है, सेम फॉर्मूला तब आ रहा है जब हमने साइन कन्वेंशन लगा के इस पे पुट किया, तब आया, ऐसे नहीं आया. देख लो अच्छे से. ठीक है, अच्छा ये हो गया फॉर अ, फ्रॉम दिस साइड इफ यू लुक एट इट्स अ कन्वेक्स सरफेस. ऐसे ही कनकेव सरफेस में भी पॉसिबल है. सुनो ना,
तो therefore एग्जाम में इतना नहीं करना पड़ता, एग्जाम में बस 2 दिखाना होता है अगर सीबीएसई में आता है तो। एक बार लिख के दे दो कि फॉर अ रियल इमेज दिस इज हाउ वी हैव डन एंड फॉर अ वर्चुअल इमेज दिस इज हाउ वी हैव डन, ठीक है ना, और एक करना काफी होता है, तो बाकी सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली इट कैन आल्सो बी शोन फॉर अदर केसेस। Hence, finally, combining all the results, the curve diffraction formula is mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 upon r. ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, so that was about curved surface का फॉर्मूला। अब मैं जानना चाहता हूँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव कर जरा। मैग्निफिकेशन का मैंने फॉर्मूला वैसे तो दे रखा है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दे रखा है मैंने, v mu1 by u mu2। derive this, take 1 or 2 minutes, जल्दी करो, derive करो, 1-2 मिनट लगाओ और इसको derive करो जल्दी। तब तक मैं अटेंडेंस ही ले लेता हूँ, क्या करूँगा। यानी जो टास्क मैंने दिया वो बता देता हूँ, derive इसी तरीके से अल्फा बीटा लेके जो भी करना इन कर्व रिफ्रैक्शन। वैसे मैंने फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है ना। In the meanwhile, I can take it.
चलो, now let me start deriving it. लेटस से ऐसे करके डिराइव हो रहा है, तो लेटस से इसका इमेज यहाँ पे क्लिक है। मैंने एक सिंगल रे बनाया, इसका मतलब नहीं कि सिंगल रे से बन जाता है, बट लेट्स से बना है तो कहीं और भी रेज होंगे, ऐसे करके एक और जाएंगे फिर इधर से, तो लाइक दैट्स हाउ इट विल बी फाइनली फॉर्म। अभी फिलहाल तो ये हो गया एच ऑफ ओ, ये एच आई, ये यू है और ये वी है, ये μ1 है और ये μ2 है, तो मैं इसको I1 मान रहा हूं, ऑब्वियसली ये I2। As per refraction we know that μ1 sin I1 is equal to μ2 sin I2, and we also know that because I1 and I2 are very small, so therefore you have μ1 I1 is equal to μ2 I2, यानी μ1 into I1 क्या होगा, I1 is approximately tan I1 is equal to HO by U, I think अब तो सब समझ में आ गया होगा, is equal to μ2 into I2। Now I2 is tan I2 approximately is equal to HI by V, है ना, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, I1 is approximately tan I1 is equal to HO by U, and I2 is approximately tan I2 is equal to HO by V, ये approximate values है, तो बस μ2 into I2 को लिख दो as HI by V, यानी HI by HO, है ना, HO नीचे ले गया, हो गया V μ1 by U μ, ठीक है, बड़ा भी रुको, अब साइन कन्वेंशन लगाओ, तो HI नेगेटिव है, HO पॉजिटिव है, V नेगेटिव है, सॉरी V पॉजिटिव है और U नेगेटिव, यानी हम लोगों ने अभी जो किया वो है फॉर अ रियल इमेज। तो हम साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं, ये साइन से सारे, तो देयरफॉर आफ्टर साइन कन्वेंशन, आफ्टर अप्लाइंग साइन कन्वेंशन क्या आ जाएगा, आफ्टर अप्लाइंग साइन कन्वेंशन ये आ जाएगा HI is positive negative, यानी minus HI by HO is equal to V μ1 by minus U μ2, यानी मैग्निफिकेशन is equal to HI by HO, ये मैं माइनस माइनस काट सकता हूँ, तो HI by HO is equal to V μ1 by, ये हो गया, ये जो हमने किया ये सारा रियल इमेज के लिए किया, ठीक है ना, ऑल दिस वी हैव डन फॉर अ रियल इमेज। अच्छा ये ध्यान रखना, ये सारा सीबीएसई में दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, दो के लिए दिखाना होता है बस, तो ये रियल इमेज के लिए बता दिया मैंने, अब मैं इसको करूंगा वर्चुअल इमेज के लिए, तो वर्चुअल इमेज के लिए कैसे होगा, रे डायग्राम थोड़ा अलग हो जाएगा, तो रे डायग्राम विल चेंज अ बिट, लेट्स से द वर्चुअल इमेज इज लाइक दिस, ऐसे कुछ मान लो, मतलब जो भी होगा, आई डोंट नो क्या होगा, तो ऐसे ही बना दिया रे डायग्राम,
ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, तो ये हो गया I1, ये हो गया I2। तो अगर ये I2 होगा तो ये भी I2 होगा। ठीक है ना? तो लिखना तो वही है कि ये μ1 है, ये μ2 है, तो देयरफॉर μ1 sin ऑन इज आ गया, तो I1 तो HO by U है ना, ये U है और ये हो गया V। तो ये तो लिखेंगे वही, यानी HI by HO आ गया इक्वल टू V μ1 by U μ2। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर अब साइन कन्वेंशन में अलग हो गया। क्यों? क्योंकि अब HI भी पॉजिटिव है, HO भी पॉजिटिव है, और इस बार V भी नेगेटिव है और U भी नेगेटिव। इसलिए जब साइन कन्वेंशन लगाऊंगा तो क्या होगा ना, HI और HO तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन ये माइनस आएगा और ये माइनस आएगा, अल्टीमेटली वही आना है। यानी इन ऑल केसेस ये आ जाता है। Therefore, in all cases the magnification formula is V μ1 by U μ2। देख लो जैसे, ठीक है, ये ऑल केसेस के लिए बात है। सो दैट्स हाउ वी कैन प्रूव इट इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड। हमें ऐसा तो मतलब इसका जरूरत पड़ेगा सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में, ये सब कंपटीशन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी पता तो होना चाहिए, वी हैव टू कवर एवरीथिंग आइदर फ्रॉम बोर्ड पर्सपेक्टिव और फ्रॉम कंपटीशन पर्सपेक्टिव। तो इसलिए मैंने सारा बता दिया। अगर कल को कोई प्रूफ आता है कर्व्ड रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, तो भी मैंने तरीका बता दिया, और अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है तो भी मैंने बता दिया। ठीक है ना? चलो, सो दैट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑन डेरिवेशंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और भी है थोड़ा सा, बट वो बाद में देखेंगे। ठीक है ना? Now let's move back to questions. The first question that I would like to ask is, I will take you back to curved mirror, and that is a concave mirror. concave mirror के केस में, concave mirror के केस में UV ग्राफ बनाओ after applying sign convention. Now you might be wondering कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यानी अगर रियल ऑब्जेक्ट है, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो U नेगेटिव होगा, तो हम भी रियल ऑब्जेक्ट को इस वाले रीजन में प्लॉट करेंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो V आएगा उसमें अगर प्लस आएगा तो प्लस करेंगे, माइनस आएगा तो माइनस करेंगे। ठीक है ना? चलो, गो अहेड, draw the graph of V versus U for a concave mirror. As you can see here, it's a concave mirror. Go ahead. Let's do one step at a time. पहली बात तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव है ना? तो मैं एक काम करता हूँ कि ये माइनस एफ पे प्लॉट करता हूँ, और ये -2 है। सिमिलरली V में भी
V में भी एक माइनस एफ प्लॉट करता हूं और एक -2। ठीक है, देखो जब ऑब्जेक्ट -2f पे होगा, मतलब ट्वाइस फोकल लेंथ, बट वो नेगेटिव लूंगा क्योंकि एज यू नो, तो इन दैट केस इमेज भी वहीं पे होगा, यानी एक पॉइंट तो यार। अब जब ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हो ना, तो इमेज पास में आ जाता है। कहां पे आ जाता है? तो यानी जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को दूर से इंफिनिटी तक ले जाते हो, तो इमेज फोकस पे आ जाता है। इसलिए जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को -इंफिनिटी करते हो, तो इमेज डिस्टेंस -f आता है। तो ये -f है, ये -2f है, ये भी -f है, और ये -2f। तो मैं देख रहा हूं कि ये f की तरफ जा रहा है, ऐसे। ठीक है, फिर क्या होता है, जब तुम 2f से f की तरफ आते हो, यानी 2f से f की तरफ आते हो, सॉरी 2f से f की तरफ आते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो 2f से f की तरफ आते हो, तो इमेज जो है 2f से -इंफिनिटी तरफ जाता है ना। जब ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं 2f से f की तरफ, तो इमेज कहां पे जाता है? 2f से इंफिनिटी, बट विद नेगेटिव साइन। तो यानी 2f से इंफिनिटी विद नेगेटिव साइन, ये ग्राफ। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग है, जैसे ही f और पोल के बीच में f को पार करते हो, तो इन दैट केस इमेज क्या होता है? प्लस इंफिनिटी पे चला जाता है। और जब एकदम कर्व्ड मिरर के एकदम यहां पे कर देता ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी क्या होगा? यहीं पे होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 0 करो, तो इमेज डिस्टेंस भी 0 आता है। क्यों? क्योंकि वो उस समय पता क्या होगा, वो जो मिरर का फ्रंट है, वो ऑलमोस्ट एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट को एकदम सामने लेके आया, देयरफॉर एक तो 0 से जाए। और क्या ना, जब तुम फोकस से अंदर आ रहे हो और टुवर्ड्स द पोल जा रहे हो, फोकस मान लो यहाँ पे है, और तुम अंदर आ चुके हो और पोल की तरफ जा रहे हो, तो इमेज प्लस इंफिनिटी से 0 की तरफ आ रहा है, प्लस इंफिनिटी से 0। बराबर, को कहानी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद आता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसे करेंगे ना, सोच के देखो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब मैं ऑब्जेक्ट को पीछे ले जा रहा हूं, तो मान लो ऑब्जेक्ट यहीं पे कहीं पे है, इधर है, इमेज भी कहां पे होगी? यहीं पे होगा। फिर ऐसे कर दो, ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहां पे होगा? फिर यहाँ पे कहीं होगा। यानी देख रहे हो, 0 से ये -f की तरफ जा रहा है, और ऐसे करते करते जब रेस पैरेलल हो जाएगा, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का प्लस इंफिनिटी होगा, तो वो कहां पे जाएगा? ये फोकस पे आके मिलेंगे, और -f, तो यानी ये वाला ग्राफ आप ऐसे चला। आज के दिन में एक कन्वेंशन हम लोग यूज करते नहीं, आज के दिन में हम लोग एक कन्वेंशन यूज करते नहीं, वो है न्यूटनियन कन्वेंशन। न्यूटन ने पता क्या किया? न्यूटन ने भी यही ग्राफिकल एनालिसिस किया, इसी तरीके का मतलब। और न्यूटन ने देखा कि देयर इज अ सिमेट्रिकल पॉइंट विच इज दिस। तो ये जो पॉइंट है ये इंटरेस्टिंग है, -f कहां है? -f इज इंटरेस्टिंग, क्यों? बिकॉज दिस ग्राफ इज स्क्यू सिमेट्रिक, नॉट अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन का अबाउट नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट -f, -f। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मीन्स कि अगर इस पॉइंट को तुम सेंटर लेते हो और इस पूरे ग्राफ को पकड़ लो,
और इस पूरे ग्राफ को पकड़ के सेंटर, इसको सेंटर बना के इस ग्राफ को पकड़ के घुमा के लेके आओगे, ये ग्राफ देखना पूरा आएगा और देखना इसके साथ मैच करता है। तो ये इस पॉइंट के अबाउट ये स्क्यू सिमेट्री, समझ ना। जैसे मान लो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, y इज इक्वल टू सपोज या एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट का क्या ग्राफ होता है? ये ग्राफ होता है और ये ग्राफ। तो ये ग्राफ होता है स्क्यू सिमेट्रिक, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये ग्राफ होता है स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट दिस पॉइंट, ओरिजिन। ये जो ग्राफ है ये स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, यानी अगर मैं इस ओरिजिन को सेंटर बनाता हूं और इसको एक ग्राफ को पकड़ लेता हूं सेंटर बना के, तो ऐसे घुमा के रखूंगा तो देखना ये ग्राफ बिल्कुल इसके साथ मैच कर जाएगा, ये ग्राफ घूम के आएगा और इसके साथ मैच कर जाएगा। दैट इज द आइडिया ऑफ स्क्यू सिमेट्री, समझ ना। तो वो आइडिया है इसके। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, ये हो गया वो पॉइंट जिसके अबाउट ये स्क्यू सिमेट्री, बस ये डिफरेंस है, बट ये ग्राफ स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई लुकिंग एट दिस, न्यूटन ने सारे डिस्टेंस पोल से नहीं फोकस से, यानी न्यूटन ने अपना एक कन्वेंशन बनाए थे, ऑप्टिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। वो अलग बात है कि अभी आउटडेटेड माना जाता है, इसका यूज नहीं किया जाता, लेकिन न्यूटन ने भी एक सिस्टम इनिशिएट किए थे और उन्होंने सारे डिस्टेंसेस को फोकस से मेजर करने का प्लान बनाया। तो उनके कन्वेंशन के हिसाब से सारा डिस्टेंस फोकस से मेजर होता है, दैट वाज बाय न्यूटन। बट चलो ठीक है, अब जरूरत नहीं इसलिए क्योंकि आउटडेटेड है। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया ये था कनकेव मिरर के लिए, यहां से ऑनवर्ड्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये जो पोर्शन है ये हो गया फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बाकी ये रियल है, ये पूरा रियल है, ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट। अब एक काम करो, कनकेव की जगह यही ग्राफ बना लो अब कन्वेक्स के लिए। अब कन्वेक्स के लिए बना, सेम ग्राफ बनाओ, मैं इसको मिटा दूं, आई होप यू मस्ट हैव ऑलरेडी कॉपीड एंड एनालाइज्ड इट। तो कन्वेक्स मिरर के लिए अब यही ग्राफ बनाओ। अब ये ग्राफ बनाओ जरा कन्वेक्स मिरर के लिए। तो कन्वेक्स मिरर में हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल होता है तो हमेशा इमेज उधर ही बनता है ना। और अगर मैं एक पैरेलल रेज ऑफ वो कर देता हूं तो वो जाता है फोकस। और अगर पैरेलल नहीं करता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे, यानी ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इमेज इस तरीके से। तो यानी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तब जाके माइनस एफ प्लस एफ पे हो रहा है। इस बार मैं ग्राफ प्लस एफ पे बनाऊं, यू प्लस एफ, यू नहीं सॉरी, यू तो माइनस एफ, सॉरी वो प्लस एफ, वी प्लस एफ। यू प्लस एफ बनाने का कोई खास फायदा नहीं, ये 2f हो गया और ये, चलो बना दो सारे। तो मैं ये देख रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट एट द पोल होगा तो इमेज भी एट द पोल होगा, ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्ट जब पोल पे है तो इमेज भी पोल पे होगा, दैट इज ऑब्वियस। यानी यहाँ पे एक पॉइंट होगा। दूसरा है कि अगर ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे है तब इमेज प्लस एफ पे है ना। ऑब्जेक्ट अगर माइनस इंफिनिटी तो तब जाके इमेज, तो ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना। देखो इसको स्टडी करो अच्छे से। तो ऑब्जेक्ट जब माइनस इंफिनिटी पे है तब इमेज प्लस एफ पे है, तो ये प्लस एफ पे होगी, तो ये देखना ऐसे होगा।
ये आ रहा, ठीक है। ये सारा हो गया रियल ऑब्जेक्ट की। अब हम करेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। फाइन। तो जरा सोचो जरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, अगर पैरेलल रेज आता है तो वो तो ऐसे जाता है और उसको हम करते हैं फोकस पे पीछे। तो अगर मान लो पैरेलल की जगह अगर ऐसे आ जाए, है ना, मतलब चलो ठीक है, इसको उल्टा कर लो। अगर मान लो फोकस की तरफ आ रहा है, मान लो, यानी ऑब्जेक्ट एट फोकस हो गया। इन दैट केस क्या होगा, इमेज एट माइनस इंफिनिटी। यानी ऑब्जेक्ट अगर प्लस एफ होता है तो इमेज एट इंफिनिटी, तो यानी ऑब्जेक्ट अगर प्लस एफ होता है तो इमेज एट माइनस इंफिनिटी पे आ रहा है। ये देखो प्लस एफ है। इसका ग्राफ ऐसे। और इस बार मामला उल्टा है। इस बार पता है क्या है, ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट की और ये सारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की है। एक चीज और देखो, अगर मान लो ये 2f है तो यही होता है वो वाला। तो अगर मान लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट 2f अगर हम करेंगे तो क्या होगा, उसी लाइन पे वापस आएगा, तो ये इमेज पे एट 2f हो गया। यानी एक और पॉइंट आ गया 2f, 2f। ये तो अलग ग्राफ है, ये पॉइंट होगा। और क्या ना, अगर मान लो तुम इससे भी सामने कर दो 2f से भी ऐसे, यानी ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज कहां पे बनेगा, यहाँ पे कहीं बनेगा, यानी फाइनाइट से। प्लस एफ और उस पे अगर करो तो माइनस इंफिनिटी। अब मैं काम करता हूँ, एक हमने ये कर दिया, ज्यादा भी कर दिया, पैरेलल भी कर दिया। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को बस ये कर दें तो यानी क्या होगा, एक देखना ऐसे हो जाएगा। ये देख, इस बार क्या स्क्यू सिमेट्रिक हो रहा है, एफ कॉमा एफ। सो दिस टाइम दिस ग्राफ इज स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट एफ कॉमा एफ। ये किसके लिए हो गया, कन्वेक्स मिरर के लिए। इस बार एफ कॉमा एफ के अबाउट ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, एक बार चेक। ठीक है, एक बार चेक कर लो, ये पूरा कंप्लीट ग्राफ है। नाउ यू कैन हैव अ लुक। अब एक काम करना, थोड़ा सा रिपीटेटिव और बोरिंग टाइप का हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, तो इसलिए काम करो, एक मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। ऑल दीज आर फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो अब एक काम करो, लेट्स गो बैक टू अवर लेंस। आई मीन लेंस में भी ऐसे ही ग्राफ बनता है, तो मैं उसका जो होमवर्क दे रहा हूँ इसको खुद ही कर ले रहा हूँ। नाउ ड्रॉ यूवी ग्राफ फॉर लेंस ऑल्सो। ये दोनों में वर्चुअल वाले का अच्छे से देख लो, रियल वाला इतना कुछ नहीं है, वर्चुअल वाले को देख लो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। तो ड्रॉ द यूवी ग्राफ सिमिलरली फॉर लेंस आल्सो। आई लीव इट टू यू फॉर टू ड्रॉ इट। सिमिलर आएगा, लेकिन कैसे आएगा एक बार खुद एक्सपीरियंस कर लेना, तब जाके यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट, ठीक है। मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, एंड दैट इज लाइक दिस, कि सपोज मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट, दोनों का मास m है, इस पे एक लेंस है,
इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये डिस्टेंस है इनिशियली 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज in image at 1 t is equal to 0, इसका स्पीड दे रखा, इलास्टिक कोलिजन दे रखा, t is equal to 0 पे, t is equal to 3 सेकेंड पे, और t is equal to 5 सेकेंड। या एक काम करो, t is equal to 1 सेकेंड पे और t is equal to 5 सेकेंड, ठीक है। नाउ क्विकली स्टार्ट, अब इसका फटाफट सॉल्व करो। Now Shivam has said that, made a comment rather कि graph of convex appears to be reflection of the graph of concave। बिल्कुल सही बात है, कन्वेक्स और कनकेव का मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। ग्राफ बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, वो एकदम उल्टा हो जाता है एट द ओरिजिन, तो लाइक स्वैप कर जाता है, ठीक है। चलो गो अहेड विद दिस। इलास्टिक कोलिजन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो लेंस फॉर्मूला तो डायरेक्टली लगा सकते हैं, 1/v minus 1/u is equal to 1/f, ठीक है। फोकल लेंथ दे दिया, अगर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर और वो सब दिया होता ना, मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब तो मामला अलग होता, तो दैट वुड हैव बीन टैकल्ड डिफरेंटली, बट अभी फिलहाल तो यही, ठीक है। तो हाउ डू वी डू इट? ओ टाइम तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया, तो चलो ठीक है, इसको एज ए होमवर्क ही मान लो, इसको करो और फिर इसको कल सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें क्या अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से बिहेवियर हो, क्यों? क्योंकि t is equal to 0 तो चलो इस वक्त का, t is equal to 1 सेकंड पे कोलिजन तो हो नहीं रहा, इस केस में ध्यान से देखो, t is equal to 4 सेकंड, at t is equal to 4 सेकंड there is collision। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या है, इलास्टिक कोलिजन विद इक्वल मास है, देन वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है, तो उससे क्या फायदा क्या हो जाता है कि ये वाला रेस्ट पे आ जाएगा, ये वाला चलने लगेगा, यानी एक बार क्या होगा, लेंस स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट मूविंग है, और जो t04 के बाद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी और लेंस मूविंग, है ना, ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना, दैट इज द डिफरेंस। तो उससे कोई मैथमेटिकली कोई फर्क तो नहीं पड़ता, इट इज जस्ट द वैल्यूज व्हेन वी सब्स्टिट्यूट, टेक्निकली इसी इक्वेशन से सब कुछ डिराइव होना है, तो देखो ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो है कि जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें अलग होगा, नंबर 1, और नंबर 2 इज दैट दोनों में थोड़ा सा तरीका अलग होगा। वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन मिरर, सो लाइक लेंस इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ द सेम, ठीक है ना। नाउ ध्रुव हैज टेकन अप दैट कि t4 पे क्या होगा। t4 का नहीं पता, t4 इज अ बाउंड्री लाइन, जब जस्ट कोलिजन हो रहा है ना, तो लाइक लेट्स नॉट टॉक अबाउट t4 छोड़ के डिस्कस करो, ये t4 पे जाके कोलाइड कर रहा है, तो लाइक दैट इज दैट कस्प, तो लाइक दैट ट्रांजिशन, एक में जस्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक में जस्ट लेंस मूव कर रहा है, so let's not talk about that। I think t4 को रहने दो, डिस्कस करने में कुछ नहीं जाता है। तो t4 के पहले दो इंस्टेंस लिया मैंने, t0 and 1, और t4 के बाद एक इंस्टेंस लिया, दैट इज t5। तो इन दोनों इंस्टेंस में तुमको जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ बोला नहीं गया तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू टू फाइंड आउट। So let's give you that as homework। We will carry on from exactly this point tomorrow, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल इसको करेंगे फिर। Thank you, sir. Thank you, sir. We study parabolic mirror if it is errorless। Now parabolic mirror में प्रॉब्लम क्या होता है कि the calculations would be pretty different। वो जो हमने derive किया था ना equation, they won't be so much true। Plus parabolic mirror बनाने में दिक्कत आता है, manufacturing is also difficult, ठीक है ना, वो shape maintain करना। So that's why we don't talk so much of parabolic mirrors। We mainly talk about spherical mirrors, they are easy to keep up, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करें, ओके।